दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं सिसकती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर धुंध की मोटी परत ऐसे पसरी थी जैसे किसी ने आसमान से सफेद चादर उतारकर धरती पर बिछा दी हो। मुर्गे भी आज जैसे ठंड से सहमे हुए थे। देर तक बांग नहीं दी। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी, टूटी हुई छप्पर वाली। हवा जब चलती तो छप्पर के बीच से सीटी जैसी आवाज आती। अंदर एक आदमी फटे कंबल में सिकुड़ा हुआ पड़ा था। उसका नाम था रामू। उम्र करीब 30 साल। चेहरे पर मेहनत की गहरी लकीरें, हाथ फटे हुए, एड़ियां जमी हुई। पास में उसकी पत्नी किरण राख में हाथ सेंक रही थी। चूल्हे पर लोहे की छोटी हांडी रखी थी जिसमें पानी गर्म हो रहा था। रामू, उठ जाओ, सुबह हो गई है। आज जाने का मन नहीं करता, बहुत ठंड है। मन से पेट नहीं भरता रामू। मजदूरी पर नहीं गए तो चूल्हा ठंडा रहेगा। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया। झोपड़ी का दरवाजा झर्रर की आवाज के साथ हिला। रामू धीरे से उठा। उसके दांत कटकटाने लगे। आज तो हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। मुंह हाथ धो लो, फिर चाय जैसा कुछ बना देती हूँ। बस काली पत्ती है। रामू ने पानी चेहरे पर डाला, पानी भी जैसे बर्फ हो। धुंध इतनी घनी थी कि 5 कदम आगे कुछ दिखता नहीं था। रामू फावड़ा कंधे पर रखे खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त मोहन मिला। कहाँ जा रहे हो इस मौत जैसी ठंड में? ठंड से डर गए तो भूख मार डालेगी। दोनों साथ चलने लगे। खेत पर पहुंचकर मालिक ठाकुर हरिराम पहले से खड़ा था। उसने सख्त आवाज में कहा, आज देर हो गई तुम लोगों को। मालिक, धुंध बहुत थी। ठाकुर ने ठंडी नजरों से देखा। बहाने मत बनाओ, काम पूरा चाहिए। दोनों ने कड़ी जमीन पर फावड़ा चलाना शुरू किया। जमीन जैसे पत्थर बन चुकी थी। दोपहर तक सूरज की हल्की किरणें निकली। रामू पसीने से भीग गया, पर ठंड अब भी चुभ रही थी। अचानक मोहन चीखा, रामू संभल। रामू का पैर जमी हुई मिट्टी में फिसल गया। वह गिर पड़ा। उसका हाथ बुरी तरह छिल गया। ठाकुर दूर से चिल्लाया, नाटक मत करो, काम करो। मालिक, खून निकल रहा है। काम नहीं कर सकते तो घर जाओ, पैसे आधे मिलेंगे। रामू की आंखें भर आईं। आधे पैसे मतलब घर में आधा राशन। शाम को रामू लंगड़ाता हुआ घर लौटा। किरण ने हाथ देखकर घबराकर पूछा, ये क्या हुआ? मालिक ने आधे पैसे दिए। उसने धीरे से कहा। किरण की आंखों में आंसू आ गए। अब बच्चों के लिए आटा कैसे आएगा? झोपड़ी में उनका 7 साल का बेटा छोटू और 5 साल की बेटी गुड़िया कंबल में दुबके बैठे थे। छोटू बोला, बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी बोले स्वेटर पहन कर आना। रामू की आंखें झुक गईं। अगले दिन गांव में खबर फैली, ठंड और बढ़ेगी। रात में हवा तूफान जैसी चली। छप्पर का एक हिस्सा उड़ गया। रामू, पानी अंदर आ रहा है। किरण चिल्लाई। रामू ने बोरी से छेद बंद करने की कोशिश की। छोटू रोने लगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। रामू ने अपना कंबल बच्चों पर डाल दिया, खुद ठंडी जमीन पर बैठ गया। सुबह गांव में सरकारी गाड़ी आई। घोषणा हुई, गरीबों को कंबल और राशन बांटा जाएगा। रामू दौड़ पड़ा। लाइन बहुत लंबी थी। ठाकुर हरिराम भी वहां था। वह फुसफुसाया, पहले मेरे लोगों को दो। रामू का नंबर पीछे चला गया। शाम तक कंबल खत्म। रामू खाली हाथ लौट आया। किरण ने उसकी आंखें पढ़ लीं। कुछ नहीं मिला ना? रामू चुप रहा। अगली सुबह मोहन घर आया। रामू, शहर में एक गोदाम में काम मिल रहा है, मजदूरी ज्यादा है। सच? हाँ, लेकिन मेहनत बहुत है। रामू ने किरण की तरफ देखा। किरण ने सिर हिलाया। जाओ, कोशिश करो। शहर का गोदाम बड़ा था। रामू ने दिन रात मेहनत की। बोरी उठाना, ट्रक उतारना। मालिक शेखर बाबू ने देखा। तुम मेहनती हो, काम जारी रखो। धीरे धीरे रामू की मजदूरी बढ़ी। उसने पहला काम किया, बच्चों के लिए स्वेटर खरीदा। घर लौटकर जब उसने स्वेटर दिए, छोटू खुशी से चिल्लाया, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। किरण की आंखों में गर्व था। कुछ महीनों बाद
रामू ने झोपड़ी की मरम्मत करवाई, छप्पर की जगह टीन की छत लगवाई। ठंड फिर आई, धुंध फिर छाई, लेकिन इस बार झोपड़ी के अंदर गर्माहट थी। किरण ने मुस्कुराकर कहा, देखा रामू, ठंड हमेशा नहीं रहती। रामू ने बच्चों को पास बिठाया और कहा, याद रखना, हालात चाहे कितने भी ठंडे हों, मेहनत की आग जलती रहनी चाहिए। बाहर हवा अब भी चल रही थी, पर इस घर में अब डर नहीं था। जनवरी का महीना था। इस बार ठंड पहले से भी ज्यादा बेरहम होकर लौटी। सुबह खेतों पर पाला जम जाता, घास पर सफेद परत ऐसे चमकती जैसे बर्फ बिछी हो। हवा में ऐसी सिहरन थी कि सांस लेते ही सीना चुभने लगता। रामू अब शहर के गोदाम में पक्के काम पर था। घर में टीन की छत लग चुकी थी, लेकिन ठंड की मार अब भी कम न थी। उस रात हवा इतनी तेज चली कि टीन की छत ठन 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 की आवाज करने लगी। किरण घबरा गई। रामू, लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही है। डर मत, हम सब साथ हैं। अगली सुबह खबर आई, गांव के बुजुर्ग हरिया काका ठंड से बीमार पड़ गए हैं। रामू तुरंत उनके घर पहुंचा। काका कांप रहे थे, शरीर तप रहा था। बेटा, बहुत ठंड लग रही है। काका की आवाज कांप रही थी। रामू ने अपनी अतिरिक्त रजाई उन्हें ओढ़ा दी। मोहन भी आ गया। मोहन बोला, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन गांव से शहर तक का रास्ता धुंध से ढका था। रामू बोला, मैं लेकर चलता हूँ। उसने काका को कंबल में लपेटा और मोहन के साथ बैलगाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कोहरा इतना घना था कि बैलगाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हवा चाकू जैसी चुभ रही थी। मोहन बोला, रामू, कहीं देर न हो जाए। जब तक सांस है कोशिश करेंगे। कई घंटों बाद वे शहर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ समय पर ले आए, ठंड ने निमोनिया कर दिया था। रामू ने राहत की सांस ली। काका के ठीक होने के बाद रामू ने गांव में सबको इकट्ठा किया। हर साल ठंड आती है और हम हर साल तैयार नहीं होते। इस बार हमें कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं? हम सब मिलकर एक सामूहिक अलाव जलाएंगे। जिनके पास ज्यादा कंबल हैं, वे जरूरतमंदों को देंगे और पंचायत से कहेंगे कि पहले से इंतजाम करें। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। उस रात गांव के बीचों बीच बड़ा अलाव जलाया गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके चारों ओर बैठे। किरण ने गुड़ और मूंगफली बांटी। छोटू और गुड़िया खुशी से हाथ ताप रहे थे। हरिया काका मुस्कुराए। रामू बेटा, आज इस आग से ज्यादा तेरे हौसले की गर्मी है। काका, ठंड को मिलकर हराया जा सकता है। कुछ दिनों बाद पंचायत ने गांव में कंबल और दवाइयों का भंडार रखने का फैसला किया। रामू को जिम्मेदारी दी गई। अब हर साल सर्दी से पहले तैयारी होती, किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। एक रात फिर कड़कड़ाती ठंड पड़ी। हवा गूंज रही थी, लेकिन इस बार गांव में हर घर में आग जल रही थी। हर चेहरे पर डर की जगह भरोसा था। किरण ने आसमान की ओर देखा। देखो रामू, ठंड अब भी है, पर हम मजबूत हो गए हैं। मुसीबतें लौटती हैं, पर अगर हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें तो हर सर्दी हार जाती है। बाहर पाला चमक रहा था, अंदर इंसानियत की गर्मी थी। लेकिन ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी। उस रात हवा इतनी तेज चली कि लगता था जैसे पूरा आसमान कांप रहा हो। टीन की छत फिर ठन ठन की आवाज करने लगी। दरवाजे की दरारों से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। सुबह जब रामू उठा, उसने बाहर झांका। जमीन पर सफेद पाला मोटी परत बनाकर जम चुका था। पेड़ों की डालियां जमकर सख्त हो गई थीं। किरण ने घबराकर कहा, रामू, लकड़ी तो खत्म हो गई है। रामू चौंक गया। कोने में जहां लकड़ियां रखी रहती थीं, वहां अब सिर्फ राख बची थी। छोटू कांपते हुए बोला, बाबा, आग क्यों नहीं जला रहे? रामू के पास जवाब नहीं था। ने दरवाजा खोला। हवा का ऐसा झोंका आया कि वह पीछे लड़खड़ा गया। धुंध इतनी घनी थी कि सामने का पेड़ भी मुश्किल से दिख रहा था। ठंड इतनी कड़क कि हाथ तुरंत सुन्न हो जाए। मोहन की झोपड़ी भी दूर से बंद दिख रही थी। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किरण बोली, ऐसी ठंड में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन आग के बिना कैसे रहेंगे? रामू ने झोपड़ी के अंदर नजर दौड़ाई। पुरानी टूटी चारपाई पड़ी थी, एक लकड़ी का छोटा पटरा जो अब काम का नहीं था। उसने चारपाई का एक पायाव निकाला। किरण चौंकी।
ये क्या कर रहे हो? जब तक नई लकड़ी नहीं मिलेगी इससे ही काम चलाना होगा। उसने पाया तोड़कर छोटे टुकड़े किए और चूल्हे में आग जलाई। धीरे धीरे छोटी सी लौ उठी। बच्चों ने हाथ फैलाकर ताप लिया। छोटू मुस्कुराया। अब थोड़ी गर्मी लग रही है। रामू की आंखें नम हो गईं, पर आग ज्यादा देर न चली। लकड़ी कम थी। किरण ने कहा, अनाज भी बस 2 दिन का बचा है। ठंड, भूख और बेबसी तीनों एक साथ खड़े थे। रामू ने फैसला किया। मैं पंचायत घर तक जाऊंगा, वहां शायद लकड़ी या कोयला मिल जाए। ऐसी ठंड में? उनके लिए जाना पड़ेगा। रामू ने सिर पर गमछा कसकर बांधा और बाहर निकल पड़ा। हवा चुभ रही थी, पैर सुन्न हो रहे थे। रास्ता पाले से फिसलन भरा था। हर कदम भारी लग रहा था। आधे रास्ते में उसे मोहन मिला। कहाँ जा रहे हो? पंचायत घर, लकड़ी के लिए। मैं भी चलता हूँ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। पंचायत घर पर कुछ लोग पहले से खड़े थे। सरकार की ओर से आपातकालीन लकड़ी और कोयले की बोरियां आई थीं। सरपंच ने कहा, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, किसी को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। रामू की बारी आई। उसे एक छोटी गठरी लकड़ी और थोड़ी कोयले की बोरी मिली। उसने राहत की सांस ली। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, देखा, हिम्मत करने वालों को रास्ता मिल ही जाता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में सर्दी अचानक थी। हाड़ कंपाने वाली ठंड, घना कोहरा और बर्फ जैसी हवा। सूरज जैसे कई दिनों से गांव का रास्ता भूल गया था। इसी गांव में रहता था धनिया लकड़हारा। धनिया नाम का यह आदमी अमीर नहीं था। उसके पास पक्के मकान नहीं थे, न ही उसके पास कोई जमीन। बस एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक पुरानी कुल्हाड़ी और 2 कमजोर हाथ। उस सुबह जब पूरा गांव रजाइयों में दुबका हुआ था, धनिया की आंख खुल गई। झोपड़ी के अंदर इतनी ठंड थी कि उसकी सांस से भाप निकल रही थी। उसकी पत्नी राधा ने कांपती आवाज में कहा, आज मत जाओ जंगल, बहुत ठंड है। अगर आज नहीं जाऊंगा तो चूल्हा नहीं जलेगा। कोने में बैठी उसकी बेटी गुड़िया खांस रही थी। उसकी खांसी धनिया के सीने में हथौड़े की तरह लग रही थी। धनिया जंगल की तरफ चला। पैरों में पुराने चप्पल थे, जिनमें से ठंडी जमीन चुभ रही थी। पेड़ों पर ओस नहीं, जैसे बर्फ की सुइयां जमी हो। कुल्हाड़ी उठाते समय उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। हर वार के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। दोपहर तक उसने कुछ लकड़ियां काट लीं, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। उसके पेट में आग जल रही थी। कल रात उसने सिर्फ सूखी रोटी खाई थी। तभी उसने देखा, पास के रास्ते से गांव का साहूकार भोलाराम गुजर रहा था। भोलाराम ने व्यंग्य में कहा, मेरी दुकान पर लकड़ी दे जाना, पैसे बाद में देखेंगे। धनिया जानता था, बाद में का मतलब कभी नहीं। शाम होते होते ठंड और तेज हो गई। धनिया को चक्कर आने लगे। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। हाथ से खून निकल आया। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसी समय उसे गुड़िया की आवाज याद आई। जब धनिया को होश आया तो उसने देखा, एक अलाव जल रहा है। सामने एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। साधु ने कहा, बेटा, ठंड में हार मत मानना। धनिया रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, गरीबी सबसे बड़ी सर्दी है, पर मेहनत उसकी आग। अगले दिन साधु के कहने पर धनिया ने सिर्फ लकड़ी काटना ही नहीं, बल्कि लकड़ी से छोटे छोटे स्टूल और चूल्हे बनाना शुरू किया। गांव वालों को यह पसंद आया। धीरे धीरे लोग लकड़ी खरीदने आने लगे। पहली बार धनिया के घर चूल्हा पूरी रात जला। गुड़िया की खांसी कम होने लगी। कुछ महीनों में धनिया ने एक छोटी दुकान खोल ली। भोलाराम साहूकार अब उसी दुकान से लकड़ी खरीदता था। राधा की आंखों में अब डर नहीं, आशा थी। 1 साल बाद फिर वही कड़ाके की ठंड आई, लेकिन इस बार धनिया की झोपड़ी में गर्म कपड़े थे, पेट भरा था और दिल में आत्मसम्मान था। धनिया ने अलाव के पास बैठकर कहा, ठंड इंसान को तोड़ती नहीं, या तो मजबूत बनाती है या सिखा देती है। गरीबी कपड़ों से नहीं, हिम्मत हारने से ठंड लगती है। जो संघर्ष में जलता है वही दूसरों के लिए रोशनी बनता है। गांव सोनापुर में सर्दी अब और भी बेरहम हो चली थी। दिन में भी सूरज ऐसे निकलता जैसे डरता हो, बस झांक कर फिर कोहरे में छुप जाता। लेकिन इस बार ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी,
ये ठंड अब धनिया लकड़हारे की किस्मत को परख रही थी। धनिया ने लकड़ी के छोटे चूल्हे और स्टूल बनाना शुरू किया था। शुरुआत अच्छी थी, पर रास्ता आसान नहीं था। लकड़ी महंगी हो रही थी। जंगल से लकड़ी लाने पर वन विभाग की सख्ती बढ़ गई थी। एक दिन दरोगा ने रोक लिया। अब बिना इजाजत लकड़ी काटी तो जेल भेज देंगे। धनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात घर में चूल्हा जला, पर धनिया की आंखों में नींद नहीं थी। इसी बीच गुड़िया की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, ठंड में इसे गर्म जगह और दवा चाहिए। दवा के पैसे धनिया के पास नहीं थे। राधा चुपचाप कोने में बैठकर रो रही थी। धनिया ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। उस रात बर्फीली हवा झोपड़ी की दीवारों को हिला रही थी। धनिया बाहर निकला और आकाश की ओर देखा। उसने खुद से कहा, अगर आज हार गया तो मेरी बेटी की जिंदगी हार जाएगी। उसी पल उसने फैसला किया, अब सिर्फ मजदूर नहीं, मालिक बनना है। अगली सुबह धनिया गांव के कुछ गरीब युवकों के पास गया। उसने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे, लकड़ी नहीं काटेंगे, बल्कि गिरी हुई लकड़ियों से सामान बनाएंगे। गरीब आदमी सपना देख रहा है। लेकिन 2 लड़के मान गए। 3 लोग, एक पुरानी आरी और कच्चा हुनर। रात दिन मेहनत हुई, हाथ छिल गए, उंगलियां सुन्न हो गईं। एक रात धनिया बेहोश होकर गिर पड़ा। राधा ने उसे उठाया और पहली बार कहा, अगर तू टूट गया तो हम सब टूट जाएंगे। कुछ दिन बाद शहर से एक NGO की गाड़ी गांव आई। उन्होंने देखा, गरीब लकड़हारे का बनाया सस्ता मजबूत चूल्हा उन्हें पसंद आया। उन्होंने 100 चूल्हों का ऑर्डर दे दिया। धनिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार धनिया ने गुड़िया के लिए नई दवा खरीदी। राधा के लिए गरम स्वेटर लाया। घर में हंसी लौटी। भोलाराम साहूकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गांव में अफवाह फैलाई, धनिया घटिया सामान बनाता है। कुछ लोग डगमगाए। धनिया फिर मुश्किल में था। अगली सुबह पूरा गांव धनिया के घर के सामने था। लोग बोले, अब से गांव का काम तू संभालेगा। धनिया का सिर गर्व से ऊंचा था। सोनापुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोगों की नजर में अब धनिया सिर्फ एक गरीब लकड़हारा नहीं, बल्कि उम्मीद का नाम बन चुका था। लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है, वहां अंधेरा भी करवट बदलता है। भोलाराम साहूकार की दुकान अब सूनी रहने लगी थी। गांव वाले लकड़ी और चूल्हे सीधे धनिया से लेने लगे थे। भोलाराम का घमंड उसकी मूंछों से टपक रहा था। उसने गुस्से में कहा, एक लकड़हारा मेरी बराबरी करेगा, मैं उसे फिर उसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से उठा है। भोलाराम ने दरोगा से मिलकर झूठी शिकायत दर्ज कराई। धनिया अवैध लकड़ी बेचता है। एक सुबह पुलिस गांव पहुंची। धनिया के बनाए चूल्हे, औजार सब जब्त कर ली गए। राधा कांप रही थी। गुड़िया डर के मारे धनिया से चिपट गई। सबूत नहीं है, पर मामला लंबा चलेगा। ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, इज्जत की है। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं फिर हार जाऊंगा? अगली सुबह जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूरा गांव थाने के बाहर खड़ा था। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब एक आवाज में बोले, अगर धनिया गलत है तो हम सब गलत हैं। लोगों ने अपने अपने चूल्हे दिखाए। इसी की वजह से हम ठंड में बचे हैं। दरोगा चुप हो गया। जांच हुई। भोलाराम की साजिश सामने आ गई। उस पर जुर्माना लगा। उसकी दुकान सील हो गई। जिसने कभी धनिया को इंसान नहीं समझा, आज सिर झुकाए खड़ा था। NGO ने उसे मशीनें दी। पहली बार धनिया के हाथों में सिर्फ औजार नहीं, भविष्य था। एक शाम गुड़िया ने कहा, पापा, मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगी, किसी को ठंड में मरने नहीं दूंगी। धनिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटी, तेरी किताबें मेरी कुल्हाड़ी से भारी होंगी, पर मैं उठा लूंगा। फिर सर्दी आई, लेकिन इस बार धनिया के घर पक्की दीवारें थीं, अलाव था और डर नहीं था। धनिया ने आग के पास बैठकर कहा, गरीबी ठंड की तरह होती है, अगर हिम्मत की आग जला ली तो वो पास नहीं आ सकती। सोनापुर गांव में अब ठंड पहले जैसी नहीं लगती थी। हवा वहीं थी, कोहरा वहीं था, पर लोगों के दिलों में अब डर नहीं था। और इस बदलाव का नाम था धनिया। NGO के लोगों ने एक दिन धनिया से कहा,
हम तुम्हारी कहानी शहर में सुनाना चाहते हैं। धनिया घबरा गया। उसने कभी गांव की सीमा भी ठीक से पार नहीं की थी। डर मत, तेरी मेहनत ही तेरा सहारा है। धनिया पहली बार बस में बैठकर शहर गया। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और चमकती दुनिया, लेकिन धनिया की आंखों में आज भी वही जंगल था। शहर के एक बड़े हॉल में कार्यक्रम था, ग्रामीण नवाचार। धनिया को मंच पर बुलाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ, ठंड गरीब को सबसे पहले मारती है। पूरा हॉल खामोश हो गया। उसने अपने चूल्हों की कहानी सुनाई, गुड़िया की बीमारी, राधा के आंसू और गांव की सर्द रातें। किसी ने धनिया की तस्वीर खींची, फटे जूते, सादा कपड़े, पर आंखों में आत्मसम्मान। तस्वीर सोशल मीडिया पर गई। कैप्शन था, यह आदमी हीटर नहीं बेचता, ये जिंदगियां गर्म करता है। तस्वीर वायरल हो गई। अगले ही दिन न्यूज चैनल गांव पहुंचे। कैमरे, माइक, सब धनिया के सामने। रिपोर्टर ने पूछा, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई भी बच्चा ठंड से न मरे। देश ने पहली बार एक गरीब लकड़हारे की आवाज सुनी। सरकार की तरफ से मदद आई। छोटी सी वर्कशॉप अब एक छोटी फैक्ट्री बन गई। गांव के 40 लोग अब वहीं काम करते थे। जिन हाथों में भीख की उम्मीद थी, अब रोजगार था। एक दिन गुड़िया स्कूल से लौटी, पीठ पर नया बैग, आंखों में चमक। उसने कहा, बाबा, आज मास्टर जी ने कहा तू देश की उम्मीद है। धनिया चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा। साल बदला, फिर सर्दी आई, लेकिन इस बार सोनापुर ही नहीं, आसपास के कई गांवों में धनिया के चूल्हे जल रहे थे। लोग ये कहते, सिर्फ आग नहीं, एक आदमी की हिम्मत है। एक रात धनिया अलाव के पास बैठा था। पास में राधा और गुड़िया किताब लेकर पढ़ रही थी। धनिया ने धीरे से कहा, मैं लकड़हारा था, लकड़ी काटता था, आज समझ आया मैंने गरीबी काट दी। समय बदल गया था। सोनापुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक मिसाल बन चुका था। जहां कभी सर्दी लोगों की जान ले लेती थी, आज वहीं आग सिर्फ चूल्हों में नहीं, हौसलों में जलती थी। और इस बदलाव की जड़ में आज भी वही नाम था, धनिया। इतनी सफलता के बाद भी धनिया नहीं बदला। वही साधारण कपड़े, वही झुकी हुई मुस्कान और वही मिट्टी से सना आत्मसम्मान। लोग कहते, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए। बड़ा आदमी नहीं, बस ठंड से बड़ा हो गया हूँ। एक शाम जब ठंडी हवा चल रही थी, धनिया फैक्ट्री के बाहर बैठा था। अचानक उसे वही बुजुर्ग साधु याद आ गए, जिन्होंने जंगल में उसे अलाव दिया था। वह आज भी नहीं जानता था वे साधु थे या बस किस्मत। उसने आग की ओर देखकर कहा, अगर आप न मिलते तो शायद मैं भी बुझ जाता। गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। वह पढ़ाई में तेज थी। डॉक्टर बनने का सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा था। एक दिन उसने कहा, बाबा, मैं गरीब बच्चों के लिए मुफ्त इलाज करूंगी। धनिया की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, मेरी जीत यही है। एक साल बेहद कड़ी सर्दी पड़ी। रिकॉर्ड टूट गए। कई शहर परेशान हो गए। सरकार ने धनिया की फैक्ट्री से हजारों चूल्हे और हीटर भेजने का आदेश दिया। रात दिन काम चला। धनिया ने कहा, आज अगर हम थक गए तो कहीं कोई बच्चा ठंड से हार जाएगा। किसी ने शिकायत नहीं की। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में धनिया को सम्मान मिला। मंच पर खड़े होकर उसने बस इतना कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस ठंड से लड़ने वाला एक गरीब आदमी हूँ। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजा रहा था। सम्मान के बाद धनिया गांव लौटा। वह उसी पुरानी जगह गया जहां कभी उसकी झोपड़ी थी। अब वहां एक छोटा सा पार्क था। उसने जमीन को छुआ और बुदबुदाया। यहीं से शुरू हुआ था सब कुछ। सर्द रात थी। धनिया अलाव के पास बैठा था। पास में राधा और गुड़िया किताब पढ़ रही थी। धनिया ने धीरे से कहा, ठंड आई थी हमें तोड़ने, पर हम जल गए और उजाला बन गए। आग जल रही थी, हवा चल रही थी, लेकिन अब कोई डर नहीं था। सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। आसमान में चांद धुंधला था। कोहरा इतना घना था कि हाथ आगे बढ़ाओ तो उंगलियां भी साफ न दिखें। गांव सो चुका था, लेकिन नफरत जाग रही थी। भोलाराम साहूकार के दिल में ईर्ष्या अंगारों की तरह धधक रही थी। धनिया की सफलता उसे हर दिन भीतर से जला रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर मेरा कारोबार नहीं चला तो उसका भी नहीं चलेगा।
आधी रात के बाद भोलाराम चुपचाप धनिया के गोदाम की तरफ बढ़ा। गोदाम में लकड़ी के चूल्हे, तैयार सामान और कई परिवारों की मेहनत रखी थी। ठंडी हवा चल रही थी और उसी अंधेरे में उसने आग लगा दी। कुछ ही देर में लपटें उठने लगीं। धुआं आसमान की तरफ फैल गया। सबसे पहले चौकीदार ने धुआं देखा। वह चिल्लाया, आग आग। गांव जाग उठा। धनिया दौड़ता हुआ पहुंचा। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत जल रही थी। लपटें ऊंची थीं, आवाजें तेज थीं और ठंडी रात अब तपती हुई लग रही थी। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंदर मत जाना। धनिया बस खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। सुबह तक गोदाम राख बन चुका था। गांव वाले चुप थे। कुछ लोगों ने कहा, अब क्या होगा? धनिया ने मुट्ठी में राख उठाई। उसने धीरे से कहा, ये सिर्फ लकड़ी नहीं जली है, ये हमारी मेहनत है। लेकिन याद रखो, आग मेहनत को जला सकती है, हौसले को नहीं। गोदाम की आग ने सिर्फ लकड़ी नहीं जलाई थी, उसने धनिया की सालों की मेहनत को राख बना दिया था। राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मुसीबत ने दूसरा दरवाजा खटखटाया। गोदाम बनाने के लिए धनिया ने व्यापारियों से उधार लिया था। आग के बाद सामान खत्म, ऑर्डर रद्द, आमदनी बंद। 3 दिन बाद कुछ व्यापारी उसके घर आए। उनके चेहरे पर हमदर्दी नहीं, हिसाब था। पैसे वापस करो। थोड़ा समय दे दो, सब फिर से बना दूंगा। हमें समय नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। 1 हफ्ते के भीतर कागज दिखाए गए। कर्ज के बदले घर गिरवी था। व्यापारियों ने कब्जा कर लिया। राधा रो रही थी। गुड़िया डरी हुई थी। धनिया दरवाजे पर खड़ा बस देखता रहा। जिस घर में उसने पहली बार गुड़िया को गोद में लिया था, आज वही घर उससे दूर हो गया। उस रात ठंड पहले से भी ज्यादा थी। न गोदाम, न घर, न छत। गांव के कुछ लोग मदद करना चाहते थे, पर धनिया ने हाथ जोड़ दिए। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। वह अपनी पत्नी और बेटी को गांव के मंदिर के बरामदे में छोड़कर खुद बाहर चला गया। राधा ने पुकारा, कहाँ जा रहे हो? जब तक खुद को नहीं ढूंढ लूं, वापस नहीं आऊंगा। धनिया गांव की सीमा पार कर गया। कोहरा घना था। ठंडी हवा उसके फटे कपड़ों को चीर रही थी। उसके पास अब कुछ नहीं था, न पैसा, न सामान, न घर। सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी और टूटा हुआ मन। वह चलते चलते नदी किनारे बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा। क्या मेरी मेहनत इतनी ही थी? रात गहराती गई। ठंड उसकी हड्डियों तक उतर गई। वह पत्थर पर बैठा रहा। उसे गुड़िया की आवाज याद आई, बाबा तुम हीरो हो। हीरो नहीं, आज मैं बस एक बेघर आदमी हूँ। सुबह होने लगी। आसमान हल्का नीला हुआ। धनिया उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक अजीब सी शांति भी। सब कुछ छिन चुका था, लेकिन सांस अभी चल रही थी, और जब तक सांस चलती है, कहानी खत्म नहीं होती। सुबह की ठंडी धूप अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी। नदी किनारे खड़ा धनिया अपने हाथों को रगड़ रहा था। रात उसने बिना आग, बिना छत के काटी थी। उसके कपड़े ठंड से सख्त हो चुके थे, लेकिन उसके इरादे नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ गया, पर मैं अभी जिंदा हूँ। जब तक सांस है, हार नहीं है। धनिया फिर उसी जंगल की तरफ चला, जहाँ से कभी उसकी मेहनत की शुरुआत हुई थी। पेड़ों पर ओस जमी थी, हवा चुभ रही थी। लेकिन इस बार वह मजदूर बनकर नहीं, जीने की जिद लेकर आया था। उसने गिरी हुई टहनियां इकट्ठी की, सूखी लकड़ियां जमा की, बांस काटे। दिन भर मेहनत करता रहा। हाथ छिल गए, पैर सुन्न हो गए, लेकिन वह रुका नहीं। 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद जंगल के किनारे उसने एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर दी। छत टेढ़ी थी, दीवारें कमजोर थीं, लेकिन वह उनकी थी। जब राधा और गुड़िया वहां पहुंची, तो उनकी आंखों में आंसू थे। राधा ने कहा, महल नहीं है, पर अपना है। बाबा, यहाँ भी ठंड कम लगेगी। धनिया चुप रहा। उसके लिए वही शब्द सबसे बड़ा इनाम थे। जंगल में भटकते हुए धनिया को एक जंगली बकरी दिखी। उसने बहुत देर तक सोचा। वह जानता था कि परिवार भूखा है। जीने के लिए उसने कठिन फैसला लिया। उस दिन वह अपने परिवार के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर पाया, लेकिन वह भोजन बहुत कम था, बस 1 दिन का सहारा। अगले दिन झोपड़ी के कोने में रखा मिट्टी का बर्तन खाली था। न आटा, न चावल, न दाल,
राधा ने सूखी लकड़ी जलाई, लेकिन पकाने को कुछ नहीं था। गुड़िया चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, पर उसने पूछा नहीं। रात आई। अंदर सिर्फ हल्की सी आग जल रही थी। गुड़िया ने धीमे से पूछा, बाबा कल खाना मिलेगा ना? धनिया के गले में शब्द अटक गए। उसने बस इतना कहा, हाँ, कोशिश करूंगा। राधा ने उसकी तरफ देखा। वह समझ रही थी कि उसके पास कोई जवाब नहीं। अब धनिया के पास एक छोटी झोपड़ी थी। परिवार उसके साथ था, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर भूख की सर्दी फैल रही थी। धनिया ने मुट्ठी भींची। मैं फिर उठूंगा, उसने मन ही मन कहा, लेकिन कैसे? ये सवाल अभी बाकी था। सुबह की ठंडी हवा झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। अंदर सन्नाटा था। राधा और गुड़िया अभी सो रही थीं, भूख से थकी हुई, उम्मीद से जुड़ी हुई। धनिया चुपचाप उठा। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। एक बार पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा। गुड़िया नींद में भी जैसे उसका नाम बुदबुदा रही थी। धनिया ने मन ही मन कहा, आज कुछ लेकर ही लौटूंगा। कोहरा घना था। पैरों के नीचे पाला जमी मिट्टी चरमराती थी। धनिया अकेला था। कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी, रुकना मत। वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। गिरी हुई मोटी लकड़ियां पड़ी थीं। उसने कुल्हाड़ी उठाई। पहला वार भारी था, दूसरा दर्दनाक, तीसरा जिद से भरा। हाथों में छाले फिर उभर आए। ठंडी हवा घावों को चुभा रही थी, लेकिन हर लकड़ी का टुकड़ा उसे अपनी बेटी की भूख याद दिला रहा था। दोपहर तक उसने काफी लकड़ी काट ली। वह थक चुका था। पेट खाली था, लेकिन ढेर सामने खड़ा था। शाम ढलने लगी। धनिया लकड़ियां लेकर झोपड़ी के बाहर पहुंचा। राधा ने उसकी हालत देखी। चेहरा पसीने और धूल से भरा था। कुछ खाया? उसने पूछा। धनिया ने सिर हिला दिया। उसने लकड़ी को तराशना शुरू किया। पहले एक मजबूत चूल्हा बनाया, वैसा ही जैसा पहले गांव में मशहूर था। फिर एक साधारण सी मेज, स्टेबल। लकड़ी की खुशबू हवा में घुल गई। छोटा सा आंगन फिर से कार्यशाला बन गया। गुड़िया बाहर आई। उसने चूल्हे को देखा। पापा, क्या यह बिकेगा? जरूर बिकेगा। लेकिन अंदर डर था, अगर यह नहीं बिका तो कल भी चूल्हा खाली रहेगा। रात आई। चूल्हा तो बना था, लेकिन उसमें पकाने को कुछ नहीं था। राधा ने पानी गर्म किया और तीनों ने वहीं पी लिया। धनिया बाहर बैठा लकड़ी के चूल्हे को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, आज आग नहीं जली, लेकिन उम्मीद बुझी भी नहीं। ठंडी हवा फिर चलने लगी, लेकिन इस बार धनिया की आंखों में हार नहीं थी। सुबह की ठंडी हवा में धनिया ने लकड़ी का चूल्हा कंधे पर रखा। साथ में वह मजबूत मेज भी थी, जिसे उसने रात भर मेहनत करके बनाया था। राधा ने जाते समय बस इतना कहा, आज किस्मत से नहीं, मेहनत से जीतना। गुड़िया दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी आंखों में भरोसा था। धनिया कई दिनों बाद फिर से बाजार की ओर जा रहा था। लोग उसे पहचानते थे। वही आदमी जिसका गोदाम जला था, जिसका घर छिन गया था। कुछ लोग फुसफुसाए, देखो फिर आ गया। धनिया चुप रहा। उसने सड़क किनारे अपना चूल्हा और मेज सजा दी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी महिला वहां आई। उसने चूल्हा देखा, हाथ से छूकर मजबूती जांची। कितने का है? उसने पूछा। धनिया ने धीरे से कीमत बताई। महिला बोली, तू वही धनिया है ना, जिसके चूल्हे ठंड में भी अच्छे जलते हैं? धनिया ने सिर हिलाया। महिला ने बिना मोल भाव पैसे दे दिए। वह पहली कमाई थी, छोटे से सिक्के पर बड़े भरोसे के। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने मेज खरीदी, किसी ने चूल्हा। शाम तक धनिया का सारा सामान बिक चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, सम्मान था। उसने सोचा, दुकान नहीं थी पर हुनर तो था। उसी शाम बाजार में खबर फैली, भोलाराम को पुलिस पकड़कर ले गई है। धनिया ने ये खबर सुनी, लेकिन उसने कोई खुशी नहीं जताई। उसने बस इतना कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए था, मुझे काम चाहिए था। जांच में साबित हुआ कि उसी ने गोदाम में आग लगाई थी। गांव के लोगों ने गवाही दी। सबूत सामने आए। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। जिसने नफरत की आग जलाई थी, वह अब कानून के सामने खड़ा था। कुछ ही दिनों में उसका काम फिर से चल पड़ा। छोटा सा ठेला अब फिर से छोटी दुकान में बदल गया। लोग कहते,
धनिया का चूल्हा भरोसे का है। उस रात झोपड़ी में पहली बार सचमुच का खाना बना। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, पापा, मैंने कहा था ना, आप हारेंगे नहीं। जो आदमी गिरकर भी उठता है उसे कोई आग खत्म नहीं कर सकती, और जो नफरत फैलाता है उसे एक दिन न्याय जरूर पकड़ता है। धनिया का काम फिर से चल पड़ा। भोलाराम जेल में है। परिवार में उम्मीद लौट आई।